नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कोटा से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक शख्स ने सरेआम अपनी पत्नी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। खून से सनी महिला एक दुकान के बाहर काफी देर तक तड़पती रही, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि महिला का पति गोवा में उसका सौदा कर चुका था, लेकिन वो जैसे तैसे सौदागरों के चंगुल से छूटकर कोटा आ गई थी। उन्होंने बताया कि उसका पति आए दिन उससे मारपीट करता था और आज तो उसे मौत के घाट ही उतार दिया। पूरी वारदात बालाकुंड इलाके की है। जानकारी ये है कि मृतका का नाम रिजवाना था और उसने 11 साल पहले इमरान से लव मैरिज की थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। पति की मारपीट से तंग आकर रिजवाना 2 साल से अलग रह रही थी। रिजवाना बालाकुंड इलाके में अपनी बहन के यहाँ आई थी। इसी दौरान किराना की दुकान के पास इमरान ने रिजवाना के गले पर चाकू से वार कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार लगातार पंचायती राज को सशक्त करने का प्रयास कर रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, ग्रामीणों का जीवन ऊंचा उठ सके। लेकिन चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के नेतावल महाराज ग्राम पंचायत में पंचायती राज के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है। और ये हालात तब जब भ्रष्टाचार की शिकायत 5 सालों से अधिकारियों की टेबल पर घूम रही है। मामला इंदिरा आवास योजना से जुड़ा है, जहां नियमों को ताक पर रखकर सरकारी जमीन पर आधे अधूरे निर्माण कर पूरा भुगतान उठा लिया गया। विकास अधिकारी 15 दिन में मामले की जांच पूरी करने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास चन्नौट के अंदर भी बन गए हैं और प्रधानमंत्री आवास चारभुजा मंदिर की जमीन के अंदर भी बन चुके हैं। तो हम इस पे संबंधित तकनीकी अधिकारी है, लेखा के अधिकारी है और एक पीओ जो प्रशासनिक अधिकारी है, उसको कमेटी से इस बात की जांच करा के सत्याधारी जांच करें। प्रदेश के 6 जिलों में हो रहे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में विधायकों के बेटे बेटी और बहू को टिकट दिलाने में भरतपुर जिले के विधायक किसी से पीछे नहीं रहे। मंत्री और वैर से विधायक भजनलाल जाटव की बेटी सुमन और बहू साक्षी दोनों कांग्रेस के टिकट पर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। जाटव की बेटी सुमन ने वैर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 से और बहू साक्षी ने वार्ड नंबर 5 से नामांकन दाखिल किया है। बताया जा रहा है कि दोनों में से एक का वैर पंचायत समिति की प्रधान पद की भी उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि प्रधान की सीट एससी के लिए रिजर्व है। अब बात कामा विधायक जाहिदा खान की जाए तो जाहिदा खान ने अपनी बेटी और बेटे सहित देवरानी को भी मैदान में उतारा है। पार्टी में अपनों को टिकट देने के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। वे खुद को उपेक्षित पा रहे हैं। वर्तमान में जो एमएलए हैं हमारे बयाना से, वैर से, कामा से, भरतपुर से, इन्होंने अपने अपने पुत्रों को, पुत्र वधुओं को टिकट दे दिए हैं। अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है हम जैसा, उसका क्या होगा? वो किस लिए जुड़ेगा? पार्टी से। बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट। टोंक के ऊण में कार्यरत शिक्षिका सैयद साजिदा अली की मोहल्ला पाठशाला बच्चों के साथ ही अभिभावकों को भी रास आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते करीब 1.5 साल से स्कूल बंद हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से इन दिनों स्माइल 3.0 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिन बच्चों के घर पर एंड्रॉयड मोबाइल है वे तो ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ जाते हैं, लेकिन गरीब और कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वे वंचित रह जाते हैं। ऐसे में उनकी परेशानी को देखते हुए शिक्षिका सैयद साजिदा अली ने मोहल्ला पाठशाला शुरू की है। आपको बता दें कि पाठशाला के दौरान पूरी तरह से सतर्कता बरती जाती है। उन्हें कोविड गाइडलाइन के मुताबिक 2 से 3 गज की दूरी पर बैठाया जाता है। इसके बाद मोहल्ला पाठशाला में पढ़ाई शुरू होती है। ये एक अच्छा प्रयास कर रही है अध्यापिका। और जिन बच्चों को ये सुविधा ही नहीं है, व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है, एंड्रॉयड फोन जिन बच्चों के नहीं है, उनके लिए अध्यापिका का प्रयास सराहनीय है। जल जाता है दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है।
यही कहावत टोंक के राजकीय स्कूल की टीचर अनीता चौधरी पर चरितार्थ हो रही है। अनीता चौधरी ने शिष्यों को सुविधा युक्त शिक्षा देने के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की है। यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे, क्योंकि आज सरकारी टीचर हो या कोई दूसरा कर्मचारी, सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने की बजाय खुद हड़पना चाहता है। ऐसे में अपने खर्च पर छात्रों के लिए कंप्यूटर और दूसरे सामान देकर निवाई की अनीता ने मिसाल पेश की है। अनीता चौधरी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भुरटिया के छात्र छात्राओं के लिए LED कंप्यूटर, वेब कैमरा और इंटरनेट कनेक्शन के लिए डोंगल भेंट किया है। शिक्षिका अनीता चौधरी का कहना है कि गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की शिक्षा देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उनकी छोटी सी कोशिश उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। मैं सभी से अपील करना चाहूँगी, सभी विद्यालयों में अधिक से अधिक दान करें ताकि विद्यालयों में बालकों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले व उन्हें कोई कोरोना काल में कोई विपरीत असर न पड़े उन पर। देश के साथ पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित है। देश में भी लगातार कट रहे पेड़ और बढ़ते वायु प्रदूषण पर एक जंग सी छिड़ी है। इसी बीच अच्छी खबर ये है कि प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है जो अपनी हरियाली और बेटियों से प्रेम को लेकर दुनिया भर में जाना जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीरें हैं राजसमंद जिले के पिपलांत्री में चल रहे पर्यावरण महोत्सव की। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या खास है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर्यावरण महोत्सव में पंचायत क्षेत्र में एक साल में पैदा होने वाली बेटियों के जन्म का जश्न ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जाता है। इस दौरान माताएं अपनी नवजात बेटियों को पालने में रखकर सिर पर उठाकर लेकर आती हैं। यहाँ माँ और बेटी का सम्मान किया जाता है और बेटी के नाम से पौधारोपण किया जाता है। अब बेटी के परिजन इस पौधे के पेड़ बनने तक सबकी देखभाल करते रहेंगे। कुछ अन्य राज्यों की खबरें। रात का अंधेरा और घायल को कंधे का सहारा देकर ले जाते पुलिस वाले, लेकिन तस्वीरें किसी सड़क हादसे की नहीं बल्कि मुठभेड़ की हैं। जी हां, यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां हेड के पुल के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी दो शातिर बदमाश अपाचे गाड़ी से सामने से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों बदमाशों ने भागते समय फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग में चिरगांव थानाध्यक्ष बाल बच गए। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गोली से घायल बदमाश की चिरगांव थाने में हिस्ट्री शीटर रहे रोहित राजपूत नाम के रूप में पहचान हुई है। फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी फिर अपने आत्मरक्षार्थ और न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और एक को गिरफ्तार किया। जब उनसे जानकारी की गई, दोनों का नाम जो है, एक का रोहित राजपूत है, दूसरे का नाम अमित है। ये रोहित राजपूत जो है हमारे मुकदमे वांटेड है। घूसखोरी को जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले यूपी के सरकारी कर्मचारी संभल जाएं। जी हां, काम कराना है तो घूस दीजिए, सरकारी योजना का लाभ लेना है तो चढ़ावा चढ़ाइए। बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं होगा। ये सोचने वाले अपनी हरकत से बाज आएं, क्योंकि फतेहपुर जिले में एक लेखपाल ने रिश्वत ली, जिसकी घूसखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वो नप गया। आरोप है कि पारिवारिक लाभ योजना में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने आवेदक से 3,500 रुपए घूस लिया। घूसखोरी का वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम ने लेखपाल को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला सदर तहसील के लालीपुर गांव का है। एसडीएम प्रमोद झा के मुताबिक लालीपुर गांव के एक व्यक्ति ने पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन किया था, जिस मामले में रिपोर्ट लगाने के नाम पर हल्का लेखपाल ने आवेदक से 3,500 रुपए रिश्वत ली थी। एसडीएम के मुताबिक पहली नजर में जांच में दोषी पाए जाने पर लेखपाल को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में प्रदर्शित हो रहा था कि उन्होंने धनराशि प्राप्त की है। इस वीडियो के आधार पर उस लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। यूपी के सहारनपुर शहर के एक व्यापारी के खाते की चेकबुक को डाक से प्राप्त करने के बाद फर्जी हस्ताक्षर से 4 लाख रुपए निकालने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें एक बैंक का प्राइवेट कर्मचारी भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले तुषार अरोड़ा को कुछ दिन पहले एसबीआई बैंक में चेकबुक लेने के लिए आवेदन किया था।
काफी समय तक चेकबुक नहीं आई तो उन्होंने बैंक में पहुंचकर जानकारी जुटाई। यहाँ से पता चला कि चेकबुक डाक के जरिए भेज दी गई है। डाक से पता किया तो पता चला कि चेकबुक रिसीव कर ली गई है। इसी दौरान पता चला कि तुषार अरोड़ा के खाते से 4,20,000 रुपए किसी ने चेक पर साइन करके निकाल लिए हैं। बैंक ने भी अधिक छानबीन नहीं की और रकम दे दी। तुषार अरोड़ा ने सिटी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इस धोखाधड़ी में रमन, अरुण कुमार और संदीप ठाकुर के नाम आए। बुधवार को तीनों को जोगियान पुल से पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि संदीप ठाकुर SBI बैंक में प्राइवेट तौर पर काम करता था। वहीं अरुण कुमार डाक विभाग में डाकिया की पोस्ट पर काम करता था। अरुण ने ही रमन को चेकबुक दी और संदीप की मदद से उसने पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कराया। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के गांव में तैनात रहे SFI के तत्कालीन SDM पर गंभीर आरोप लगे हैं। SDM पर आरोप है कि प्रधानी चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट देने के बदले उन्होंने बतौर रिश्वत 15 लाख रुपए ले लिए। हारे हुए प्रत्याशी के पति ने यह आरोप लगाकर इलाके में सनसनी फैला दी है। इटावा में बीते 19 अप्रैल को मतदान हुआ और मतगणना 2 मई को हुई। इस मामले में कांग्रेस पार्टी शिकायतकर्ता के पक्ष में खुलकर उतर आई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जहां आरोपी SDM के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राज्य प्रभारी विजय मिश्रा पूरे प्रकरण में शिकायतकर्ता को न्याय न मिलने की शक्ल में विधानसभा में मामला उठाने का भरोसा दिया है। आरोप लगाने वाले प्रधान पद के प्रत्याशी के पास रुपए देने का कोई वीडियो सबूत नहीं है, लेकिन कुछ ऑडियो क्लिप जरूर हैं। प्रधान प्रत्याशी ने फोन पर SDM से रुपए वापस लेने को लेकर हुई कथित वार्ता का ऑडियो मीडिया को दिया है। ऑडियो में दूसरी ओर से आ रही आवाज में प्रत्याशी से बैठकर मामला निपटाने की बात कहते सुना जा सकता है, लेकिन न्यूज़ 18 ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नशे के सौदागरों और बदमाशों की गुंडागर्दी का केंद्र बनता जा रहा है। पुलिस आए दिन शहर के अलग अलग थानों में गुंडे बदमाशों के साथ ही गांजा तस्करों को भी पकड़ रही है। लेकिन पुलिस के कान उस वक्त खड़े हो गए जब पुलिस ने ब्राउन शुगर खरीदने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे एक शख्स को ब्राउन शुगर के साथ दबोचा। आरोपी शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक लग्जरी कार में ब्राउन शुगर की खुराक रखकर उसे ठिकाने लगाने की फिराक में था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया। कार और ब्राउन शुगर जब्त करने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्राउन शुगर के आरोपी को धरने के साथ पुलिस ने लोगों से गुंडागर्दी कर रहे 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। उनमें से एक आरोपी आदतन बदमाश है, जिस पर शहर के कई थानों में मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपी से एक बटनदार चाकू भी बरामद किया है। ये कहां से लाया और किनको बेच रहा था, इस संबंध में अभी जो है हम पूछताछ कर रहे हैं और विस्तृत जानकारी मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित अस्पताल आजाद भारत में अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसकी बदहाली जब बढ़ती चली गई और सुधार की उम्मीद दम तोड़ने लगी तो बीमारों ने अस्पताल से किनारा कर लिया। आगे की कहानी तस्वीरें बयान कर रही हैं। खाली कुर्सियां, खाली कॉरिडोर, निर्जन कैंपस। परेशान करने वाली ये तस्वीरें झारखंड के पाकुड़ से आई हैं। हिरणपुर के इस अस्पताल का निर्माण आजादी से पहले हुआ था। 1929 से 2014 तक अस्पताल बीमारों को सेहत की दवा देता रहा। अस्पताल का इतना नाम था कि न सिर्फ झारखंड बल्कि असम, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक से लोग इलाज के लिए आते थे। लेकिन डॉक्टर्स की कमी और विदेशी फंड के अचानक बंद हो जाने से यह अस्पताल 2014 से लेकर आज तक वीरान पड़ा हुआ है। कान्हा की नगरी मथुरा में हाथरस से आई 2 सगी बहनों की अनूठी आस्था देखने को मिली। दोनों सगी बहनें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर रच बस गई हैं कि वो अपना घर, अपने परिजनों को छोड़ हाथरस से मथुरा आ गई। दोनों बहनें ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई बनाना चाहती हैं, उन्हें राखी बांधना चाहती थी और इसी वजह से वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी पहुंच गई और भगवान के सामने पहुंचकर पुजारी से राखी बांधने की जिद करने लगी। बताया जा रहा है कि जब पुजारी ने कान्हा की कलाई पर राखी बांधने से इनकार कर दिया, तब एक बहन ने दीवार में सिर मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने बेहोश होने वाली एक बहन पूजा सेनगर को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया।
इस लड़की ने राखी बांधने को घुसत जा रही तो इस लड़की ने अपना मूड मारो वहाँ मंदिर में खूब रपटाए हम उसी के लिए राखी लेके आए थे उनके बांधने के लिए, लेकिन लोगों ने बांधने नहीं दी। और जब मेरी तबीयत खराब हो गई तो ना उन लोगों ने हमारी कोई हेल्प की। उम्र कच्ची लेकिन इरादा पक्का। खेल जगत में हिंदुस्तान का परचम लहराना है, ओलंपिक में देश को मेडल दिलाना है। सर हम लोग को सिखाते हैं कि बॉल कैसे फेंकते हैं, बॉल को कैसे गेम खेला जाता है, गेम के सारे रूल्स सिखाते हैं कि हम लोग भी बड़े होके श्वेता दी की तरह खेल सकते हैं। तस्वीरें बिहार के नालंदा की हैं। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल नालंदा में रग्बी फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी मैदान में खम ठोक कर आ चुके हैं। बता दें कि क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों से लोगों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी श्वेता शाही से प्रेरणा लेकर रग्बी से दर्जनों छोटे बड़े बच्चे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो खेल के प्रति आकर्षित है, और यहाँ पर जो है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं खेल के ट्रेनिंग लेने के लिए, रग्बी की ट्रेनिंग लेने के लिए। घर का गुमशुदा सदस्य अगर 8 साल बाद सकुशल लौट आए तो परिजन कितने खुश होंगे। इस बात का अंदाजा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के बलभद्र नागेश और उसके परिवार को देखकर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। और गुमशुदा सदस्य यदि मां हो तो खुशी का कहना ही क्या। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये भीड़ गोहीकेला निवासी बलभद्र के घर की है। ये लोग उसकी मां को देखने आए हैं। मानसिक रूप से पीड़ित उसकी मां मरुआ बाई अक्सर घर से निकल जाया करती थी और 1-2 दिन में लौट आती थी, मगर 2013 में घर से निकली तो वापस नहीं लौटी। उस समय बलभद्र और उसके परिवार ने मां को ढूंढने की हर कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिली। अब सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो बलभद्र के हाथ लगा तो पता चला कि उसकी मां ओडिशा के बलांगीर जिले के किसी गांव में रह रही है। परिवार तत्काल मां को लेने निकल पड़ा। ओडिशा में 2 दिन की खोजबीन के बाद आखिरकार मरुआ बाई मिल गई। 2013 से मेरे माँ घर से बाहर चले गई। उस समय बहुत बाढ़ आया था, 3-4 बार बाढ़ आया था। इधर आदमी आना जाना नहीं कर पा रहे थे। ऐसे हम लोग खोज के थक गए। ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक आदिवासी शख्स ने पहाड़ों को काटकर वहां रास्ता बना दिया, जिसके बाद उसे ओडिशा का दशरथ मांझी कहा जाने लगा। इस रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर बताई गई, जिसे बनाने में हरिहर नाम के इस आदमी को 30 साल का लंबा वक्त लगा। उसने अपने भाई और कुछ गांव वालों की मदद से इसे तैयार किया। खेती करने वाले हरिहर ने बताया कि रास्ता न होने की वजह से उनके गांव को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां रास्ता नहीं बन सका, जिसके बाद उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और खुद ही जंगल के बीच रास्ता बना दिया। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर। मौसम की टेढ़ी चाल ने एक बार फिर अमेरिका में उथल-पुथल मचा दी। उसके दक्षिण पूर्व में मौजूद कुछ राज्यों में तूफान ने तांडव मचा दिया, तो वहीं मानचित्र के दूसरे छोर पर बसे एक राज्य में बादल इतने बेहिसाब बरसे कि अचानक बाढ़ आ गई। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ उफान मारता गंदा मटमैला पानी उत्पात मचाता दिखा। सैलाब के आगे सड़कों ने ऐसे सरेंडर किया कि तस्वीरें देखकर ये कह पाना तक मुमकिन नहीं था कि जहां पानी बह रहा है वहां कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी। रेत की बोरियों का ढेर रखकर पानी का रास्ता रोकने की कोशिश तो की गई, लेकिन सैलाब अपनी ताकत से उन्हें तबाह करता नजर आया। तो वहीं एरिज़ोना के पूर्व में 3000 किलोमीटर दूर जॉर्जिया राज्य से आई तस्वीरों में तूफान के कहर में हर तरफ कोहराम मचा दिया। बेरहम बवंडरों और बारिश ने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर रख दिए। बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से हजारों लोगों को बिना बत्ती के ही गुजारा करना पड़ा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही रूस ने अपनी बाजुएं चढ़ा ली और उसकी सीमा के पास मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। रूस अगले 1 महीने तक अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ताजिकिस्तान के साथ ये अभ्यास जारी रखेगा।
अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा मध्य एशिया में पड़ता है, इसलिए वहाँ बिगड़े हालात को देखते हुए रूस सोवियत संघ का हिस्सा रहे मध्य एशिया के उन देशों की मदद करने का ऐलान कर चुका है जो अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं। यही वजह रही कि रूस के लगभग 1000 सैनिक ताजिकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास अभ्यास कर रहे हैं, ताकि अगर तालिबान ने उनके साथी देशों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सके। रूस के जवान चिलचिलाती धूप में ऐसी कमर तोड़ प्रैक्टिस करते नजर आए कि देखने वाले के ही पसीने छूट जाएं। लेकिन दुश्मन से निपटने के लिए सिर्फ जमीन पर ही अपनी ताकत नहीं आजमाई गई, बल्कि आसमान में भी मोर्चा संभाला गया। रूस के जवानों ने अपने जखीरे में शामिल ड्रोन्स का दमखम भी दिखाया। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। वहाँ इससे इतनी तबाही मची कि सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। फ्रेंच रिविएरा में तो जंगल आग के शोलों में तब्दील हो गए, जिससे उठने वाले धुएं से सारा आसमान भर गया। इसे बुझाने के लिए सेना के कई विमान एक के बाद एक पानी जलते जंगलों में डालते दिखे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ा। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमें भी मुस्तैद दिखी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को वहां पहुंचा दिया गया। कुछ दमकल कर्मी तो धधकते जंगलों के बीच पानी की बौछार करते नजर आए, जो मोटे मोटे पाइप्स के साथ जंगल में घुसे और अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करते रहे। ये सिलसिला रात भर जारी रहा। रात में तो इस जंगल में आग की लपटों और धुओं के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। दमकल के लोगों ने अपने हेलमेट पर टॉर्च लगाकर आग बुझाने का काम जारी रखा। सोमवार से धधकते जंगलों को हवा ने और बढ़ावा दिया, जिसके बाद इसे बुझाना और मुश्किल हो गया है। ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग के फैलने से रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। प्रशासन ने एहतियातन आसपास के कुछ इलाकों को खाली करा लिया और इसके साथ ही आग बुझाने की कोशिश भी तेज कर दी गई। इस काम में जुटे कई हेलीकॉप्टर्स आसमान से आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। वहीं इस आग से उठ रहा धुआं राजधानी एथेंस और आसपास के इलाकों में इस कदर फैल गया कि कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। सूरज की रोशनी पर भी धुएं ने कब्जा कर लिया। खबर है कि अब तक हजारों लोग इस आग की वजह से बेघर हो चुके हैं। कोरोना के खतरों के बीच बाढ़ की त्रासदी वैक्सीनेशन की राह में एक बड़ा रोड़ा है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच गोपालगंज की एक पंचायत ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर दिखा दिया कि इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन नहीं है।